एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज हमारा इस चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 32। और मैं आपका टीचर अगेन मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं अपने आप को, मोहम्मद अशफाक बशीर, बायोलॉजी का आपका टीचर। और 32 लेक्चर्स हो गए हमारे, 32nd यानी कि आज लेक्चर है। तो आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर नंबर 12। हमने अब तक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 12 में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी हमने पढ़ा। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में, हमने बेटा फीडबैक मैकेनिज़्म को भी पढ़ा। आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको पढ़ा, लंग्स और लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि निमोनिया आपने पढ़ा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो उसमें मेन स्ट्रक्चर जो था, फर्स्ट चैप्टर में लंग्स मेन स्ट्रक्चर थे, सेकंड चैप्टर में मेन स्ट्रक्चर किडनी। तो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ा, जिनमें आपने किडनी फेलियर पढ़ा, किडनी स्टोन पढ़ा, फिर उनके ट्रीटमेंट के हवाले से बात की। आज हमारा थर्ड चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में लंग्स और उनके डिसऑर्डर्स की बात की, सेकंड चैप्टर में हमने किडनी और किडनी के डिसऑर्डर्स की बात की, थर्ड चैप्टर में आज हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, अब हम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से क्या मुराद है? नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से बेटा मुराद ये है कि नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, इट मे बी डिस्टर्ब्ड इन 2 ways। फर्स्ट है, it may be due to vascular issue, it may be due to functional issue। तो दो तरह के आप कह लें कि इश्यूज़ हो सकते हैं, दो तरह के डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। नर्वस सिस्टम जो है इसमें डिसऑर्डर्स को जनरेट करने के लिए। सो आप ये कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम दे मे बी ऑफ 2 types। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक फंक्शनल और दूसरे जो हैं वो वेस्कुलर हो सकते हैं, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हम कह लें कि आज के लेक्चर के हमारे 2 ही की पॉइंट्स बनेंगे, और वो कौन कौन से हैं जी? वेस्कुलर डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर। तो इनको हम 1 by 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम को हम एनलिस्ट कर रहे हैं इनटू 2 types। फर्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, और सेकंड है हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर जी बेटा, 2 तरह के डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेस्कुलर एंड फंक्शनल। फर्स्टली हम चलते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की तरफ। अब वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है, नाम से ज़ाहिर है वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑल्दो ये अफेक्ट कर रहा है किसको? ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को। सो आप कह लें कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग पे 2 तरह के अवामिल जो हैं, 2 तरह के अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं
वेस्कुलर या फंक्शनल। तो हम पहले वेस्कुलर की बात करते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है उसकी स्पेसिफिक जो एग्जांपल ली हुई है वो आपकी बुक में उसने ली है पैरालिसिस। पैरालिसिस जिसको आप उर्फ़ आम में फालिज कहते हैं। और फंक्शनल डिसऑर्डर जो है इसकी एग्जांपल ली हुई है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस को, देन वी विल डिस्कस एपिलिप्सी। आज के लेक्चर में ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इनकी कॉजेज़ की हम बात करेंगे और क्या इनका कोई ट्रीटमेंट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सो फर्स्टली हम चलते हैं बेटा पैरालिसिस की तरफ। फर्स्ट डिसऑर्डर वेस्कुलर डिसऑर्डर और इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल है हमारे पास पैरालिसिस। मैंने डायरेक्टली पैरालिसिस लिख दिया लेकिन वेस्कुलर डिसऑर्डर को मैंने डिस्कस नहीं किया, उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर से क्या मुराद है बेटा? वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है ये है डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई। वेस्कुलर डिसऑर्डर क्या है असल में? इट इज़ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जब सप्लाई नहीं प्रॉपरली पहुंचती, ब्लड सप्लाई, तो उसकी वजह से जो है वो डिसऑर्डर्स जो जन्म लेते हैं हम उनको नाम देते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम, दे आर वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। और इसी तरह से अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या हैं? फंक्शनल डिसऑर्डर जो हैं इसी तरह से आप कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन पार्ट्स। तो ब्रेन पार्ट्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसकी वजह से, फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करती है? नर्व इम्पल्सिस पे, नर्व इम्पल्सिस पे। तो आप फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो फंक्शनल डिसऑर्डर को हम कह सकते हैं दे अकर ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग या इम्प्रॉपर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। सो दोनों को जो है वो मैं शॉर्टली की वर्ड्स में इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वेस्कुलर को हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर से क्या मुराद है? ये होते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू CNS। और फंक्शनल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस, दे अकर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन जनरेशन ऑफ प्रॉपर नर्व इम्पल्सिस। तो अगर नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रही तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर जन्म लेगा इट इज़ फंक्शनल डिसऑर्डर। और अगर डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू CNS की वजह से कोई डिसऑर्डर जन्म लेगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ वेस्कुलर डिसऑर्डर। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम पैरालिसिस की तरफ। पैरालिसिस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है एपिलिप्सी की तरफ चलेंगे। जी, पैरालिसिस क्या चीज़ है? आम तौर पे हम इसको बोलते हैं कि ये फालिज है। तो ये फालिज अगर आपने कोई मरीज़ देखा हो तो उसमें एक्चुअली क्या होता है? असल में उसके मसल जो हैं वो फंक्शनिंग छोड़ देते हैं। सो हम इसको प्रॉपरली अगर डिफ़ाइन करें पैरालिसिस को तो वी कैन से इट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ, एक्चुअली इट इज़ complete loss of function by one or more muscle groups बॉडी मसल्स जो हैं एक ग्रुप या ज़्यादा मसल ग्रुप्स जो हैं अगर वो अपनी फंक्शनिंग को कंप्लीटली खो बैठें
That's why we are using word complete loss of function by one or more muscle groups. जी, तो मेरे ख्याल में पैरालिसिस की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये किस वजह से ऐसा होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, ड्यू टू इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड। हमने कहा कंप्लीट लॉस ऑफ पैरालिसिस इज एक्चुअली कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब कंप्लीट डेफिनेशन हुई। सो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ये क्या है? पैरालिसिस। पैरालिसिस या फालिज जो है बेटा, इसके हवाले से एक और बात ज़रा ज़हन नशीन फरमानी। पैरालिसिस जो है ये होल बॉडी में हो सकता है, इसको हम वीक पैरालिसिस बोलते हैं। ये लोअर लिम्स में हो सकता है या ऑल 4 लिम्स में हो सकता है। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो तो ये वीक पैरालिसिस हम इसको बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ये बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, लोअर जो लिम्स हैं, हमारी टांगों का एरिया जो है, ये मफलूज हो सकते हैं, यानी कि पैरालिसिस इन एरियाज़ में हो सकता है ये डिसऑर्डर, या फिर ऑल 4 लिम्स यानी कि 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब, टोटल 4 लिम्स जो हैं इनमें भी ये अकर हो सकता है। सो क्या है ये? एक्चुअली कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शनिंग बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये जहन में रखना है कि ब्लड सप्लाई के ना होने की वजह से ये मसला हो रहा है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज वेस्कुलर डिसऑर्डर, वेस्कुलर डिसऑर्डर। जी बेटा, तो मैंने आपसे एक बात और की, मैंने कहा कि ये वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वीक किस सिचुएशन में? जब ये पूरी बॉडी में हो तो ये वीक कहलाएगा, क्योंकि उसका किसी एक बॉडी पार्ट पे जो है वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर किसी एक बॉडी पार्ट, एक या 2 बॉडी पार्ट्स जो हैं, जैसे कि मैंने बात की हाइंड लिम्स यानी कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, अगर इनमें होता है तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर होल बॉडी में है तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरी बॉडी पे वो नॉर्मल होगा। तो इसलिए हम वीक की बात कर रहे हैं। सो इट मे बी स्ट्रॉन्ग, इट मे बी वीक। ये भी हमें पता चल गया कि वीक कब होगा और स्ट्रॉन्ग कब होगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम, अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं बिहाइंड द अकरिंग ऑफ पैरालिसिस। तो 3-4 रीज़न्स आपकी बुक में उसने दी हुई हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं बेटा, या कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। मैं इसको शॉर्टली एनलिस्ट कर रहा हूँ और हम इन रीज़न्स को फिर साथ साथ समझते भी जाते हैं। फर्स्ट रीज़न उसने दी हुई है स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक। फर्स्ट रीज़न बेटा उसने दी हुई है ब्रेन स्ट्रोक। इससे क्या मुराद है? नाम से ही जाहिर है, अगर ब्रेन जो है उसमें कोई कह लें कि आर्टरी, कोई वीन जो है वो बर्स्ट कर जाए, तो इसकी वजह से ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हैं उनको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। इसकी वजह से फिर कोई बॉडी पार्ट जो है वो मफलूज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि मोस्टली पैरालिसिस जो है या फालिज जो है जिन लोगों में होता है वो उनकी एक साइड यानी कि दोनों लिम्स, एक 4 लिम्ब लेफ़्ट साइड लेग और लेफ़्ट साइड आर्म जो है, इनमें जो है वो फालिज की सिचुएशन आ जाती है, पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाती है, या फिर राइट साइड पे। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब दोनों लेफ़्ट लिम्स या दोनों राइट लिम्स जो हैं ये इसका शिकार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में आप लोगों को जब मैंने 4 ब्रेन पढ़ाया तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो 4 ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम जिसको हम बोलते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो मैंने तब आपको बताया था कि जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसी तरह से जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अब अगर लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है, लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन पार्ट है, अगर लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ब्लड सप्लाई किसी वजह से रुक जाए तो डेफिनेटली राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है ये इफ़ेक्ट होगी। इसी तरह से अगर राइट साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये अफेक्ट हो ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड, तो इसकी वजह से लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है अफेक्ट होगी। आई होप सो कि आपको कुछ समझ आ गई होगी जी। तो ब्रेन स्ट्रोक जो है ये आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल आर्टरीज़ जिस तरह से बर्स्ट कर जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा की रीज़न वजह से जो है वो जैसे आर्टरीज़ वीन्स वगैरह जो हैं बर्स्ट करती हैं, इसी तरह से अगर ब्रेन में आर्टरीज़ या वीन्स जो हैं वो बर्स्ट कर जाएं तो इसको हम बोलेंगे ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक जो है ये एक बड़ी वजह है किसकी, पैरालिसिस की। सो आपने ये देखा कि इसका डायरेक्टली जो है वो हाइपरटेंशन के साथ फिर से ताल्लुक़ है। सो ब्रेन स्ट्रोक जो है इसकी यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती किसी ब्रेन पार्ट को। उसके बाद दूसरी रीज़न बेटा ब्लड क्लॉटिंग है। दूसरी रीज़न ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो ये भी पैरालिसिस की दूसरी बड़ी रीज़न है। तीसरी बेटा रीज़न है पॉइजन। पॉइजन ये कहाँ से बात आ गई? पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। तो पोलियो जो है ये क्या है? ये भी असल में लोअर लिम्स जो हैं, लोअर लिम्स, इनमें भी पैरालिसिस की कंडीशन होती है। ये एक वायरस की वजह से होती है, तो ये पोलियो वायरस हम उसको बोलते हैं। बहरहाल इन डिटेल यहाँ पे आपकी बुक में ना तो बात की है, ना ही हम जो है वो करेंगे, क्योंकि ये हायर लेवल पे आप इंशाल्लाह नज़ीज़ पढ़ेंगे कि ये वायरसेस कैसे वायरसेस होते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। तो तीन रीज़न्स हमने पढ़ी बेटा, एक ब्रेन स्ट्रोक, दूसरी ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स, और तीसरी हमने पढ़ी है पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस जब अटैक करता है तो इसकी वजह से जो है वो पॉइजनस मटेरियल जनरेट होता है जो कि अफेक्ट करता है ब्लड ब्लॉकिंग का बायस बनता है, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ जो हैं इनमें ब्लड ब्लॉकिंग का बायस बनता है। इसीलिए उसने कहा है कि पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस, ये भी इन रीज़न में से एक रीज़न है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। सेकंड डिसऑर्डर है एपिलेप्सी। जी बेटा, एपिलेप्सी ये कैसा डिसऑर्डर है? हमने वहाँ पे मेंशन किया है कि एपिलेप्सी जो है इट इज़ फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर को हमने बोला इट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन जनरेशन ऑफ प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस। तो प्रॉपरली नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट नहीं हो रही, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो एपिलेप्सी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? एपिलेप्सी को हम कह सकते हैं कि ये abnormal and excessive discharge of nerve impulses है। It is abnormal and excessive discharge of nerve impulses। अब एक बात ज़रा ध्यान से सुननी है
नर्वस सिस्टम में जो फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, कोई भी प्रोसेस जो है परफॉर्म करना है ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा? नर्व इम्पल्सेस का। नर्व इम्पल्सेस किस तरह से एक्ट करती हैं, ज़रा इसका बेसिक ज़रा समझ लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर चलते हैं। अब लेट्स से ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जो है ये एंड पे ये अटैच है मसल बंडल्स के साथ। लेट्स से मैं यहाँ पे ये मसल्स शो कर रहा हूँ, ये अटैच है जी मसल बंडल्स के साथ। ये मसल बंडल है, तो मसल बंडल के साथ अटैच है न्यूरॉन। इसमें मैसेज इस तरह से आ रहा है, मैंने वो एक्सॉन के साथ शो नहीं की, माइलिनेटेड शीट नहीं शो की, मेरा समझाना मकसद था यहाँ पे कि कोई भी मैसेज आता है तो वो इन डेंड्राइट की मदद से ये रिसीव करता है और इसको फॉरवर्ड करता है। याद रखना, जब भी मैसेज पहुँचता है मसल्स के पास तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये मसल यूनिट जो है ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से। कभी भी नर्व इम्पल्सेस के पास होने से मसल जो हैं वो रिलैक्स नहीं करते। जब ये मसल्स में से पास हो जाती हैं नर्व इम्पल्सेस, उसके बाद मसल जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, जब नर्व इम्पल्सेस पास होती हैं मसल में से तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से? ड्यू टू नर्व इम्पल्सेस। इसका मतलब ये है कि मसल्स एज इफेक्टर तब काम करते हैं जब नर्व इम्पल्सेस उनसे काम करवाती हैं। नर्व इम्पल्सेस कहाँ से आती हैं? नर्व इम्पल्सेस को जनरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नर्व इम्पल्सेस जनरेट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जैसे कि स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस की वजह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई। या लेट से मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे जहन में एक वर्ड आता है, लेट से मैं लिखना चाहता हूँ होप। अब HOPE ये स्पेलिंग अल्फ़ाबेट मेरे जहन में आते हैं। तो ये कैसे? मैंने सोचा है कि मैंने ये लिखना है। अब वो जो मैंने सोचा है वही ऑर्डर जो है मेरे हाथ को दे दिया जाता है। तो ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है बेटा। इसी तरह से मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, मैंने इस चीज़ को से हाथ को पीछे हटाना है, तो ये भी कैसे होगा? ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि पहले मैसेज जो है वो जाएगा टुवर्ड्स ब्रेन। अब यहाँ पे एक और बात है, आप कहेंगे सर ब्रेन में तो ये मैसेज जाता नहीं, बाद में तो पहुँचता है ना। समझाने के लिए मैं फ़िलहाल ये कह रहा हूँ कि मैं कॉन्शियसली किसी चीज़ को पिक करना चाह रहा हूँ, या कह लें कि मुझे कोई चीज़ जो है, मैंने इस चीज़ को छुआ है, मुझे ये रॉड जो है बहुत गर्म लगा है, तो मैं हाथ को पीछे हटाऊँगा। तो इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये एज स्टिमुलस, हीट एज स्टिमुलस एक्ट कर रही है। मेरे हाथ जो हैं इन्होंने रिसीव किया, यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स हैं और ये ब्रेन में एक मैसेज भेजेंगे। ये मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस होगा, नर्व इम्पल्सेस होगा। ये नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाके जो है वो हलचल मचा देगी। अब ब्रेन जो है इस मैसेज के अकॉर्डिंग एक फर्दर मैसेज जनरेट करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स मसल्स, टुवर्ड्स इफेक्टर्स कि जी इधर से हाथ को हटा लें। ये काम विद इन नैनो सेकेंड्स होगा। तो समझाना ये मकसद था कि जितना भी नर्वस सिस्टम में जो है वो काम हो रहा है, ये सारा का सारा नर्व इम्पल्सेस की वजह से हो रहा है। नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही टुवर्ड्स ब्रेन, और नर्व इम्पल्सेस ही जो हैं वो उनकी मदद से ही जो है ब्रेन वो अपना काम परफॉर्म करवा रहा है इफ़ेक्टर्स के थ्रू। मसल्स जो हैं वो इफ़ेक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। अब ब्रेन की तरफ जो है वो इम्पल्सेस जा रही हैं, नर्व इम्पल्सेस, जिनको हम बोलते हैं सेंसरी इम्पल्सेस। तो सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जाएंगी, मोटर इम्पल्सेस ब्रेन से वापस आएंगी। लेकिन फिर भी वर्ड क्या यूज़ किया जा रहा है? काम कौन कर रहा है? इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस। अब बिलफर्ज अगर ब्रेन, मैंने इस तरह से इसको छुआ है, हाथ मैंने यहाँ पे लगाया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्सेस इम्प्रॉपर जनरेट करता है। CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है। तो फिर मैं तो ये जो है वो अपना हाथ पीछे नहीं हटा सकता। यानी कि जो भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस का होना ज़रूरी है। अब ज़रा आएँ ज़रा एपिलेप्सी की तरफ। क्या कहा जा रहा है? एबनॉर्मल। पहले नंबर पे तो क्या है? एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस। फिर एक्सेसिव
डिस्चार्ज। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो एक तो इम्प्रॉपरली जो हैं वो बन रही हैं, इम्प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर दूसरा ये है कि ये बहुत एक्सेसिवली डिस्चार्ज हो रही हैं। हायर क्लासेस में जाके बेटा आप पढ़ेंगे कि इन नर्व इम्पल्सेस को फर्दर कंट्रोल किया जाता है। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है इसकी कंट्रोलिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है, जबकि सोडियम और पोटेशियम आयंस जो हैं ये नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न फ़िलहाल कंट्रोलिंग से है, सो कैल्शियम जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल एपिलेप्सी एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये क्या है एपिलेप्सी। मैं अगर आपको सादा अल्फाज में बयान करूं तो एपिलेप्सी जो है ये कह लें कि बिला वजह इम्पल्सेस का जनरेट होना है, किसी मकसद के तहत नहीं, बेमकसद इम्पल्सेस का जनरेट होना, नर्व इम्पल्सेस का बेमकसद प्रिपेयर होना और डिस्चार्ज होना ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, CNS से, इसको हम बोलेंगे एपिलेप्सी। यानी कि अब देखें ना, कोई भी मैंने हाथ पीछे हटाया है, किसी गर्म चीज़ को छुआ और हाथ पीछे हटाया, तो इसके पीछे एक रीज़न है, स्टिमुलस था। तो आप कह लें बग़ैर स्टिमुलस के ही अगर नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में जनरेट होना शुरू हो जाएं तो ब्रेन जो है वो एबनॉर्मली, आर्जी तौर पर एबनॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, एबनॉर्मल स्टेट में आ जाता है टेम्परेरीली। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, एक तो डेफिनेशन आपने ये पढ़ ली कि एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। दूसरी डेफिनेशन मैं ये बता रहा हूँ कि असल में इस सिचुएशन में होता क्या है, वजाहत के तौर पर मैं ये बयान कर रहा हूँ कि ब्रेन जो है वो आर्जी तौर पर एबनॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देता है, इसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। अब हम इसकी फ़र्दर कॉजेज़ वगैरह की तरफ चलते हैं और इसमें एक दो वर्ड उसने मुश्किल वर्ड इस्तेमाल किए हैं, उनकी तरफ हम आते हैं। इसकी वजह से फिर क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस की वजह से एक सिचुएशन होती है सीजर। सीजर्स ये असल में आप ये कह सकते हैं कि ये झटके बेज़ब्तगी सी आ जाती है, मतलब कोई नज़्म व नस्क नहीं रहता बॉडी में, तो ये कह लें कि ब्रेन में जो है वो सीजर्स का जनरेट होना, मतलब नर्व इम्पल्सेस का एक्सेसिव और एबनॉर्मली प्रोड्यूस होना और फिर उनका डिस्चार्ज, उसकी वजह से क्या होता है, झटके से लगते हैं एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट जो है उसमें सीजर्स का जनरेट होना। अब सीजर क्या चीज़ है, इसको हम ये कह सकते हैं, ये असल में एक सिचुएशन है, ये टेम्परेरी एबनॉर्मल कंडीशन या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ ब्रेन है। सीजर क्या है, टेम्परेरी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये सीजर है, जिसको मार्क बाय, आपकी बुक में वर्ड इस्तेमाल हुआ है मार्क बाय कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स क्या है, कपकपी, मतलब एपिलेप्टिक पेशेंट जो है जब इस पे अटैक होता है, यानी कि सीजर जनरेट होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन ब्रेन में जो है वो डेवलप हो जाती है, एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और बहुत एक्सेसिवली जो है वो डिस्चार्ज भी हो रही थी, तो फिर उस वक्त ब्रेन जो है या नर्वस सिस्टम जो है वो कैपेबल नहीं होता टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सीजर। तो
तो सीज़र को डिफ़ाइन किया हमने कि ये एक्चुअली क्या है, टेम्परेरी एबनॉर्मल कंडीशन और स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क बाय कन्वल्जन्स। तो इसमें कपकपी सी तारी हो जाती है पेशेंट पे, वो जो है वो बेकाबू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। मेनली एपिलिप्टिक की जो एपिलिप्टिक डिसऑर्डर जो है या एपिलिप्सी जो है, ये डिसऑर्डर जो है ये जेनेटिक है। इसकी कॉजेज़ में सबसे पहली वजह तो ये जेनेटिक है, लेकिन इसमें हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं। अगर किसी शख्स में एपिलिप्सी जो है वो कह लें कि उसके अटैक्स या आम तौर पे दौरा बोलते हैं, मिर्गी के दौरे बोला जाता है, तो ये अगर अटैक्स जो हैं वो हों तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिक है। अगर बिलो 40 इयर्स एज हो देन इट इज़ जेनेटिक और डेवलपमेंटल। और ये एक है, अगर ये अटैक्स बिलो 40 होना शुरू हो जाएं तो फिर ये इट मे बी जेनेटिक और डेवलपमेंटल। अगर ये अटैक्स जो हैं अबव 40 या आफ्टर 40 इयर्स जो हैं ये होते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल है, ये जेनेटिक हो सकती है। और अगर आफ्टर 40 इयर्स हैं तो ये असल में ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से होती है। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, इसकी कॉजेज़ में आपकी बुक में जो उसने मेंशन किया वो यही है कि दो तरह से ये हो सकती है, अबव 40 इयर्स और बिलो 40 इयर्स। अगर 40 इयर्स से पहले किसी में अगर ये डिसऑर्डर जो है अपीयर होता है तो ये एक्चुअली जेनेटिक है या डेवलपमेंटल है। जेनेटिक तो आप समझते हैं कि इनके पेरेंट्स की तरफ से, और डेवलपमेंटल से क्या मुराद है कि अर्ली एज में जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस चल रही होती हैं, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान कह लें कि इम्प्रॉपरली जो ब्रेन प्रॉपरली नहीं बनता, या ब्रेन जो है उसमें नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो किसी वजह से इम्प्रॉपर बनना शुरू हो जाती हैं और फिर ताहयात ऐसा ही रहता है। तो ये रीज़न हो सकती है बिलो 40 इयर्स एज के जो लोग हैं। और अगर अबव 40 इयर्स जो हैं ये अटैक्स होते हैं, 40 इयर्स तक अटैक नहीं होते और आफ्टर 40 इयर्स होते हैं, तो फिर कह लें कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, बॉडी चेंजेस की वजह से, सेल डिवीजन चेंजिंग्स की वजह से, ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं इनके डेवलप होने की वजह से जो है ये डिसऑर्डर जन्म लिया है। सो दो तरह से ये हो सकता है एपिलेप्सी जो है, या तो ये जेनेटिक और डेवलपमेंटल है या फिर ये ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। असल में ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से एज के साथ साथ ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे दूसरे लिपिड्स वगैरह या शुगर जो है वो ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई एक तरह के जो है वो डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। और फिर बाज़ डिसऑर्डर जो हैं वो सीवियर कंडीशंस में जो है एपिलेप्टिक डिसऑर्डर का बायस बनते हैं। अब क्या एपिलेप्सी का कोई इलाज है? ये जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक तो बच्चे ये पूछते हैं कि जी कोई इसका सर इलाज है? जी बेटा, इसका प्रॉपर क्योर जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट इलाज नहीं है, इसका कंप्लीट इलाज नहीं है। अलबत्ता इसके लिए ट्रीटमेंट का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कुछ ड्रग्स, उनको बोला जाता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एंटी कन्वोल्सेंट। ठीक है जी। तो इसका फिर क्या फ़ायदा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का या एंटी कन्वल्सेंट्स का क्या फ़ायदा है? इसका बेटा फ़ायदा ये है कि कंप्लीट इलाज तो नहीं है, अलबत्ता ये जो सीजर कंडीशन होती है, यानी कि एबनॉर्मली
बाज़ दफ़ा ब्रेन जो है वो टेम्परेरीली इस कंडीशन में चला जाता है कि वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता बॉडी अफ़ाल को, बॉडी प्रोसेसेस को, तो फिर जो है वो इन ड्रग्स का, इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो इन सीजर्स को रोकता है। सो इनकी शिद्दत को और इनके अकर होने को रोकता है। सो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स और एंटी कॉन्वल्सेंट्स जो हैं इनको यूज़ करने से उनकी शिद्दत को कम किया जा सकता है, और ये ड्रग्स जो हैं वो डेली बेसिस पे जो है वो यूज़ करना पड़ती हैं एंटीलिप्टिक जो पेशेंट्स होते हैं। जी बेटा, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेक्चर था हमारा 32, तो 32 लेक्चर्स में हमने जो है वो थर्ड चैप्टर को भी हमने कंप्लीट किया। ये हमारा सबसे लेंथी और सबसे ऑलमोस्ट टफ चैप्टर था। आई होप सो कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, और बड़े प्रॉपरली मैंने जो है वो एक एक चीज़ चंद लाइनों में मैंने आपको जो है वो कॉजेज़ भी बता दी, और इसी तरह से एपिलिप्टिक डिसऑर्डर की भी हमने बड़ी शॉर्टली बातचीत कर ली। तो आई होप सो कि डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम आपको समझ आ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपने ज़रा जहन नशीन फरमा लेना अच्छी तरह कि वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है उसमें पैरालिसिस लिखेंगे आप, बाज़ बच्चे भूल जाते हैं, मिक्सअप कर बैठते हैं। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर जो है वो पैरालिसिस और फंक्शनल डिसऑर्डर जो है वो एपिलेप्सी है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ये आपका जो है यहाँ पे आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 33 के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।